रजत एक चित्रकार था, सुंदरता और प्रकृति का पुजारी। उसके जीवन में 3 औरतें आईं, जिन्हें उसने प्राणों की गहराइयों से चाहा। वे तीनों ही उसके हसीन ख्वाब की तरह थीं। उनमें से एक उसका प्यार थी, एक उसका जीवन और एक थी जिंदगी का हादसा। औरत मर्द के भावनापूर्ण रिश्तों की कहानी, जिसमें उलझकर एक भावुक व्यक्ति का सुखी जीवन दहकता हुआ लावा बन गया और उस लावे ने उसके सारे अरमान, सपने, आशाएं सब झुलस कर रख दिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी का बेहद लोकप्रिय उपन्यास लक्ष्मण रेखा का 7वां और अंतिम भाग। रजत को पलस्तर उतरे हुए आज 10 दिन हो चुके थे। 2 महीने तक पलस्तर में रहने के बाद उसकी टांगें काफ़ी कमज़ोर हो गई थीं, इसलिए उसे रोज़ व्यायाम के लिए और हफ्ते में 2 बार चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। शीतल उसे रोज़ गाड़ी में ले जाती और वापस ले आती। आज जब वह रजत को लिए अस्पताल से लौट रही थी तो बर्फ़ गिरने से सड़कों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर सी बिछ गई थी। उसकी गाड़ी कई बार रास्ते में फिसलते फिसलते बची। बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाते हुए वह घर पहुंची। उसने बिल्डिंग की बेसमेंट में कार पार करते हुए एक गहरी सांस ली और बगल में बैठे रजत को मुस्कुराकर देखा। अस्पताल से घर तक की ड्राइव ने उसे थका दिया था। रजत ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा। जिस प्रकार वह उसकी सेवा कर रही थी, इतना कष्ट उठा रही थी, वह उसके उपकार के तले दिन ब दिन दबता चला जा रहा था। क्या सोच रहे हो? कार के हीटर स्विच ऑफ करते हुए शीतल ने पूछा। तुम्हारे बारे में। कितनी बदल गई हो तुम। तुम्हारी दोस्ती और संगत का प्रभाव है सब। मैंने तो कभी तुम्हें बदलने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन तुम्हारे महान चरित्र ने जरूर किया है। मैं तो तुम्हारे साथ बंसी गई हूँ। मैं भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ। दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है। कभी कभी सोचता हूँ शीतल, यह रिश्ता उन पारिवारिक रिश्तों से कई गुना अच्छा है जो साधारण झटके से टूट जाते हैं। उसने कुछ सोचकर एक निश्वास खींचते हुए कहा और शीतल उसकी पीड़ा और शादी के रिश्ते के संकेत को समझ गई। उसने बात को लंबा ना किया और सूखे ओठों पर चंचल सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। गाड़ी की छत और बॉडी भी बर्फ़ से ढक चुकी थी। उसने रजत की ओर आकर दूसरे दरवाजे को झटके से खोला और रजत को सहारा देते हुए बाहर निकाला। अभी वह बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। शीतल ने उसके हाथ में उसकी छड़ी दी और स्वयं उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पिछली सीढ़ियों से लॉबी में ले आई। दोनों ने अभी लिफ्ट में कदम रखा ही था कि एक धचके से उन्होंने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते होते रोक लिया। सामने ही ओवरकोट पहने एक कुर्सी पर बैठा सिंह उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। जैसे ही दोनों की दृष्टि उससे मिली, सिंह मुस्कुराता हुआ कुर्सी से उठकर उनकी ओर बढ़ आया। सिंह रजत को सूखती हुई जवान से बड़ी मुश्किल से निकला। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे रजत को अपनी आंखों पर विश्वास ना आ रहा हो। सिंह ने दोनों के पास आकर अमेरिकन ढंग से हेलो कहा और लिफ्ट के अंदर आ गया। शीतल ने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करते हुए बटन दबा दिया और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। तुम कब आए सिंह? 3 दिन हो गए, सिंह ने शीतल को अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा। उसने अनुभव किया शीतल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी हैं। तुमने अब तक अपने आने की सूचना भी नहीं दी, रजत ने शिकायत भरे स्वर में कहा और इससे पहले कि सिंह कोई उत्तर देता शीतल झट कह उठी। कल रात इनका फ़ोन आया था। तुमने मुझे नहीं बताया? तुम सो रहे थे। सुबह तो जागा था। हॉस्पिटल जाने की जल्दी में भूल गई। तभी एक झटके से लिफ्ट रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। दरवाज़ा खुलते ही तीनों बाहर निकल आए। सिंह ने नोट किया जैसे रजत का चेहरा उतर गया हो और शीतल भी घबराई सी हो। इट्स ऑल राइट, सिंह ने दोनों को घुटन को कम करने के लिए कहा और शीतल ने फिर रजत की कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दे दिया। सिंह ने भी सहायता की और तीनों धीरे धीरे चलते हुए अपार्टमेंट के दरवाजे तक आ गए। अंदर आते ही तीनों ने अपने अपने ओवरकोट और मफलर उतारे, जिन्हें शीतल ने कमरे के क्लोजर में रख दिया। रजत सिंह के कंधे का सहारा लेता हुआ सोफे तक चला आया और दोनों आमने सामने बैठ गए। शीतल ने कमरे का हीटर ऑन कर दिया और एक्सक्यूज़ मी कहती हुई अपने कमरे में चली गई।
अम्मा यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हमें खबर तक नहीं दी। सिंह ने बैठते हुए शिकायत की। खबर देकर भी क्या करता? अपने कभी कभी दूर हो जाते हैं, लेकिन पराये नहीं बन जाते। मेरा अब किसी से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रहा। रजत कुछ झल्लाए स्वर में बोला। वह तो तुम्हारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही बता रहा है, वरना आते ही तुम अपनी पत्नी का हाल पूछते। वह कैसी है, किस हाल में है, जी रही है या? मुक्ता ने वकालत के लिए भेजा है तुम्हें, उसने बात काटते हुए कहा। नहीं रजत, मुझे गलत मत समझो। अमेरिका आने से पहले यूं ही उससे मिलने चला गया था। उसका गिला सुना। क्या तुमने उसके पत्र का उत्तर नहीं दिया? पत्र? वह आश्चर्य से उसे देखकर कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ पत्र, मुक्ता ने तुम्हें 2 पत्र लिखे, शादी की सालगिरह का कार्ड भी भेजा था। यह झूठ है सिंह, मुझे ना कोई पत्र मिला और ना कोई कार्ड। हो सकता है कल रात के संदेश की तरह वह भी तुम तक ना पहुंचा हो। सिंह ने इधर उधर देखते हुए थोड़ी दबी आवाज़ में कहा। और शायद तुम्हें मालूम ना हो, जब तुम मुंबई से चले थे वह एयरपोर्ट पर पहुंची थी और तुम्हें मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। शीतल ने तो बताया नहीं होगा तुम्हें। रजत को इन बातों ने जैसे झंझोड़ कर रख दिया। वह सन्नाटे में आ गया। शीतल अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सिंह की यह बातें उसे बिजली की करंट समान लगी और वह एक ही पल में पीली पड़ गई। उसकी सांस रुक सी गई, लेकिन कान रजत का उत्तर सुनने के लिए व्याकुल थे। रजत ने अपने आप को संभालते हुए धीरे से कहा, नहीं सिंह, शीतल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वह भला मुक्ता के पत्रों को मुझसे क्यों छुपाएगी? वह तो मेरी डूबती जीवन नैया का सहारा बनी हुई है। वह क्षणभर के लिए रुककर फिर बोला, अगर वह ना होती तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होता। परिस्थितियों के थपेड़ों ने जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी है। विचार तो विचार, दृष्टिकोण और सिद्धांत तक बदलते जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं शून्य में भटक रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, ना जाने कहाँ चला जा रहा हूँ, किस मंजिल की खोज में है मुझे। जब जीवन अपनी धुरी से हट जाता है तो इंसान को ऐसा ही अनुभव होता है। तुम एक बार प्रयत्न करके फिर अपनी धुरी से जुड़ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। नहीं सिंह, अब यह प्रयत्न करने का भी मुझ में साहस और बल नहीं। मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ। मेरा अस्तित्व टूटकर बिखर चुका है। अब मुझे शांति चाहिए, लंबी शांति, ताकि फिर मैं अपने अस्तित्व के बिखरे कणकण चुनकर जोड़ सकूं। हाँ मिस्टर सिंह, शीतल की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। वह एकाएक अपने कमरे से बाहर आ गई। और जानते हैं वह शांति रजत को कहाँ मिलेगी? मेरे प्यार की छाँव तले, मेरी बाहों में। सिंह ने गहरी नज़रों से शीतल के चेहरे को देखा, जो अब किसी विचार से मझे तांबे के समान चमक रहा था। आंखों में आत्मविश्वास लिए हुए वह रजत के पास आ गई और उसके सोफे से टिककर खड़ी हो गई। सिंह ने बड़े ध्यान से उसे देखा और गंभीरता से बोला, लेकिन यह संभव नहीं होगा मैं शीतल। आप चाहें तो इस असंभव को संभव कर सकते हैं। कैसे? रजत को मुक्ता से जल्दी तलाक दिलाकर। उसने तलाक देने का विचार छोड़ दिया है, लेकिन इसलिए तो आपकी सहायता मांगी है। क्या आप अपने दोस्त के सुख चैन के लिए इतनी सी सहायता नहीं कर सकते? क्यों नहीं, उसकी सहायता करने ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मुक्ता ने अपने वकील से तलाक के सारे कागजात वापस ले लिए हैं और उसका इरादा हम पहले ही भांप चुके हैं। शीतल ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन वह शायद भूल गई है कि रजत जब चाहे अदालत से आज्ञा लेकर दूसरी शादी कर सकता है, इसलिए कि वह उसके बच्चे की मां नहीं बन सकती। यही तो मुश्किल है मिस शीतल। मुक्ता रजत के बच्चे की मां बन चुकी है। सिंह का यह वाक्य एक बम के समान फटा। शीतल और रजत दोनों अपने स्थानों पर असीम आश्चर्य से उबल पड़े। एक तीव्र गर्म हवा का थपेड़ा सा उनके कानों पर लगा और उनके कान साएं साएं करने लगे। आंखें फाड़े हुए वह सिंह की ओर यूं देखने लगे मानो उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो या बहुत बड़ा झूठ बोला हो। लेकिन जब सिंह ने दृढ़ता और विस्तार से यह बात दोहराई तो रजत पागलों की तरह उससे लिपट कर बोला, सच कहो दोस्त, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? नहीं रजत, यह बिल्कुल सच है, सूरज के समान सत्य। देखोगे अपने बेटे को? यह कहते हुए सिंह ने अपने कोट के अंदर वाले जेब में रखे लिफाफे में एक फ़ोटो निकालकर रजत को थमा दी। रंगीन फ़ोटो में मुक्ता बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर सचमुच
उसी ममता की आभा थी जो रजत ने उसके बनाए चित्र में कल्पना में भरी थी। वही माँ बनने का गौरव। फोटो को देखते ही रजत खुशी से पागल हो उठा और अनायास मेरा बच्चा कहता हुआ तस्वीर को चूमने लगा। फिर शीतल को देखते हुए बोला, शीतल, यह देखो, नाक, नयन, नक्श सब मेरे हैं। मैंने अपने बचपन की तस्वीर देख ली है। वह एक ही सांस में कह गया और फिर चौंक कर उस पुल ओवर को देखने लगा जो सिंह अपने ब्रीफकेस से निकालकर उसके सामने फैला रहा था। यह रजत ने झिझकते हुए पूछा। मुक्ता ने दिया है, तुम्हारे लिए उसने अपने हाथों से बुना है। रजत ने कांपती निगाहों से पहले स्वेटर को देखा, फिर शीतल की पथराई हुई नज़रों को, और फिर झपटकर स्वेटर उठाकर उसे चेहरे के पास लाकर सूंघा और कांपती आवाज़ में बोला, हाँ, इससे मुक्ता के हाथों की खुशबू आ रही है। यह कहते हुए अचानक उसकी आंखें झलक पड़ी और वह स्वेटर में मुंह छुपाकर यूँ रोने लगा जैसे दिल का सारा बोझ आंसुओं द्वारा बाहर डालना चाहता हो। सिंह ने कुछ देर उसे रोने दिया, फिर बड़े स्नेह से उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसे सांत्वना दी और दोबारा आने का वचन देकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने क्लोजर से अपना मफलर और ओवरकोट उठाया और शीतल को गुड नाइट कहता हुआ बाहर निकल गया। शीतल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अब तक पथराई हुई नज़रों से रजत को देख रही थी, जो पोलोवर में मुंह छुपाए बच्चों के समान बिलख रहा था, सिसक रहा था। तभी नीचे सड़क पर गुजरते हुए फायर ब्रिगेड के सायरन की भयानक आवाज़ों ने शीतल के पक्षाघाती मस्तिष्क को जैसे झंझोड़ कर रख दिया। उसने देखा दूर कोई ऊंची बिल्डिंग आग के शोलों से घिरी धड़ाधड़ जल रही थी। उसे लगा जैसे वह कोई बिल्डिंग ना हो, स्वयं वह हो, उसका शरीर, उसका जीवन हो, जो अचानक भयानक ज्वाला की लपटों की लपेट में आ गया हो और उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं धड़ धड़ जलकर भस्म हो रही हों। इससे पहले कि शीतल अपने बेडरूम में लौट जाती, रजत ने चेहरे से पुल ओवर हटाते हुए उसे भीगी आंखों से देखा और दर्द भरी आवाज़ में बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया शीतल। मैं जानती थी, यह जानने पर तुम मुझसे अप्रसन्न हो जाओगे, संदेह करने लगोगे। मेरी पत्नी के पत्र मुझसे छुपाकर तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी मानसिक शांति के लिए जरूरी था। इसका दोष मैं तुम पर नहीं धरता। तुम्हारे स्थान पर कोई भी स्त्री होती, ढा के भावाधीन यही करती। तुम मुझे ताना दे रहे हो? नहीं, बल्कि लज्जित हूँ कि तुम्हारी इतनी सेवा, इतनी तपस्या के बाद भी तुम्हारा ना हो सका। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं इंडिया लौट जाना चाहता हूँ, अपने बच्चे को देखने। हाँ, बच्चे को भी और पत्नी को भी, लेकिन डॉक्टर अभी आज्ञा नहीं देगा। उसे मनाना मेरा काम है। व्यायाम और चेकअप का प्रबंध वहाँ भी हो जाएगा। जोन्स के काम का क्या होगा? उसे तुम मना लो, किसी और आर्टिस्ट को रख ले। अब यह काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? मैं अपनी पत्नी और बच्चे से अब अलग नहीं रह सकूँगा। तुम्हारे जाने से लाखों की हानि हो जाएगी। हानि जोन्स की नहीं, तुम्हारी होगी। इस घाटे को पूरा करने के लिए तुम पूरी कंपनी अपने नाम कर सकती हो। मुझे अपना भाग नहीं चाहिए। फिर भी कोई कसर रह जाए तो मैं पाई पाई चुका दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा और तुम पर? डैम इट, तुम इस योग्य हो ही नहीं। शीतल, गो टू हेल। यह कहती हुई गुस्से से पांव पटकती हुई वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रजत उसे पुकारता रहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रजत ने देखा उसके ओंठ फड़फड़ा रहे थे और बदन कांप रहा था। उसने कमरे में दाखिल होते ही अत्यंत क्रोध से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आते ही शीतल ने बेडरूम की ना जाने कितनी चीज़ों को तोड़फोड़ कर दिया। रजत बाहर खड़ा चीज़ों के टूटनों की आवाज़ें सुनता रहा, लेकिन अंदर जाकर उसके पागलपन को रोकना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह खूब जानता था कि बेबसी में आदमी इसी प्रकार अपना गुस्सा उतारता है। उसे अपना वह पागलपन अब तक याद था जब तुलसी से संबंध होने के बाद पहली बार मुक्ता से मनमुटाव हुआ था और उसको अपराधी अंतरात्मा ने अपने स्टूडियो में हर चीज़ को तोड़फोड़ कर दिया था। रात देर तक बर्फ़ पड़ती रही और अब शरीर को सुन्न कर देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। शहर उजाड़ लग रहा था। रजत अपने हॉल की खिड़की के पास खड़ा उस स्ट्रीट को देख रहा था जो बर्फ़ से ढक चुकी थी। सड़क के दोनों ओर मोटरों की पंक्तियां यूं लग रही थीं जैसे किसी ने बर्फ़ के किनारे छोटे छोटे घरौंदे बनाकर सजा दिए हों। स्ट्रीट लाइटरों के नीचे जहां तेज पीली रोशनी पड़ रही थी, वहां बर्फ़ स्वर्ण कणों के समान जगमगा रही थी, और जहां तक दृष्टि जाती थी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सोना ही सोना बिखरा नज़र आ रहा था।
यह स्वप्न जैसा दृश्य देखकर उसे याद आया कि वह एक अजनबी देश में है और उसकी अपनी दुनिया हज़ारों मील दूर हिंदुस्तान में है, जहाँ इस समय दिन होगा और उसका नन्हा बच्चा धूप में खेल रहा होगा। उसने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा। यह विचार आते ही वह उदास हो गया और खिड़की से पलटकर सामने बिछे सोफे पर लेट गया। उसने देखा शीतल के बेडरूम की बत्ती अभी तक जल रही थी और तोड़फोड़ की आवाज़ों के बाद अब वहाँ गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। ऐसी निस्तब्धता, ऐसा सन्नाटा जो तूफ़ान आने से पहले और तूफ़ान गुजर जाने के बाद वातावरण में छा जाता है। सुबह टेलीफोन की घंटी के शोर से अचानक रजत की आंखें खुल गईं। उसने बड़े अप्रिय भाव से शीतल के कमरे की ओर देखा, जहां निरंतर घंटी बजे जा रही थी। उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन जब शीतल ने फ़ोन ना उठाया तो वह स्वयं उठा और संभल संभल कर कदम उठाता हुआ बड़े मुश्किल से हॉल में लगे फ़ोन एक्सटेंशन तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, फ़ोन का संपर्क कट गया और वह निराश होकर उसे देखने लगा। मौसम खुल चुका था। पर्दों से छनकर आते हुए सूरज के प्रकाश ने फ्लैट की हर चीज़ को उजागर कर दिया था। इस प्रकाश में रजत की निगाह दोबारा शीतल के बेडरूम के दरवाजे से जा टकराई, जो अभी तक बंद था। या तो वह गहरी नींद सो रही थी या जानबूझकर फ़ोन की घंटी सुनने पर भी उसने रिसीवर नहीं उठाया था। उसकी बेबसी और मनोभाव को अनुभव करते हुए रजत को तरस आ गया और वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके बेडरूम के दरवाजे तक चला आया। उसने डरते डरते दरवाजे को खटखटाया, उसका नाम लेकर 2-4 बार पुकारा, लेकिन फिर भी जब शीतल ने दरवाज़ा न खोला तो उसने पट की और ज़ोर से धकेला और गिरते गिरते बचा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और धकेलने से अचानक ही खुल गया था। दरवाजे का खुलना था कि रजत काँप कर रह गया। उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ने लगी। क्षण भर दरवाजे का सहारा लेकर वह वहीं खड़ा रहा और फिर अंदर चला आया। शीतल वहाँ नहीं थी। कमरे की हर चीज़ टूटी फूटी और बिखरी पड़ी थी। शराब की कुछ टूटी हुई बोतलें और टूटे हुए शीशे के गिलास, आसपास बिखरी फाड़ी हुई पुस्तकें, पत्रिकाएं और ढेर सारे पत्र, एस्ट्रे में जले हुए सिगरेटों का ढेर, हर चीज़ शीतल की रात भर की मनोदशा की व्याख्या कर रहे थे। तभी टेलीफोन की घंटी फिर बजी। रजत ने लपक कर रिसीवर उठा लिया और दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनते ही बोल पड़ा, हेलो सिंह, कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? अपने होटल से। यह तीसरा फ़ोन है। लगता है रात तुम बहुत देर से सोए, जो सुबह तक इतनी गहरी नींद सोते रहे हो। हाँ सिंह, तुमने ठीक सोचा। हाँ भाई, बच्चे की खुशी कम नहीं होती। सोच रहे होगे कि कब काम समाप्त हो और तुम उड़कर बम्बई पहुँच जाओ। अपने साथ ले चलोगे क्या? इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। शीतल से आज्ञा ले ली, अब उसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? सिंह, वह मुझे छोड़कर चली गई। कहाँ? मैं नहीं जानता। अब तुम अकेले हो क्या? हाँ बिल्कुल अकेला, मजबूर और बेबस, वह रुआसी और थकी हुई आवाज़ में कह गया। उत्तर में सिंह ने इतना ही कहा, घबरा नहीं यार, मैं अभी आता हूँ, और फ़ोन बंद कर दिया। उसी दिन सिंह रजत को जोन्स के अपार्टमेंट से साथ लेकर अपने होटल में चला आया। कृत्रिम हाथ लग जाने के बाद परिश्रम और अभ्यास द्वारा शेर सिंह गाड़ी ड्राइव करने में खासा कुशल हो गया था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर अब खूब सध गए थे। आज अहमदनगर जाने वाली सड़क की ओर जब उसने जीप को मोड़ा तो उसका दिल उत्साह और खुशी से भरपूर था। घने पेड़ों से ढके रास्ते और खुले वातावरण में शेर सिंह की बगल में बैठी तुलसी का दिल भी हर्ष से गदगद हो उठा था। सर्दियों की मीठी धूप में उसका पोर पोर रोमांचित हो रहा था। आज बड़ी यातनाओं, हृदय मंथन और लंबे समय के बाद उसे सच्ची खुशी का यह अमृत रस मिला था। उसके जीवन में नया उत्साह भर गया था। दुनिया सुंदर लगने लगी थी। उसे यूँ अनुभव हो रहा था जैसे संग ने उसके मन का सारा बोझ उतार दिया हो। अचानक ही बैठे बैठे तुलसी ने अंगड़ाई ली और बेध्यानी में उसका हाथ शेर सिंह के कंधे से टकरा गया। सहसा चूड़ियों की छनन छनन से वातावरण में जैसे मधुर संगीत की लय सी दौड़ गई। शेर सिंह ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो तुलसी ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका लीं। शेर सिंह उसके मोहक शर्मीले भाव पर मुस्कुरा दिया और बोला, अब तो विश्वास आया कि मैं इस नकली हाथ से कितनी अच्छी ड्राइविंग कर लेता हूँ। मैंने तो कभी यह भी नहीं सोचा था कि नकली हाथ ऐसे फिट हो जाएगा। तुलसी अचानक ही यह बात कह गई।
लेकिन उसे डर ही रहा था कि शेर सिंह को कहीं यह बुरी न लगी हो। शेर सिंह निरंतर मुस्कुराते हुए बोला, सचमुच यह लिम्ब सेंटर वाले भी कमाल करते हैं। ऐसे उपयोगी नकली अंग बना देते हैं कि किसी अंग का अभाव अखड़ता ही नहीं और साधारण देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि अंग नकली है या असली। मेरा एक अफसर तो नकली पैरों से डांस भी कर लेता है। सच? वह खुश होकर बोली। हाँ तुलसी, चाहो तो तुम भी अपना दिल बदलवा दो। शेर सिंह ने मुस्कुराकर चंचलता से कहा। क्यों? दिन ब दिन कुछ कठोर होता जा रहा है। तुलसी आश्चर्य से उसे देखकर कुछ गंभीर हो गई। उसके ओठों की हंसी फीकी होते होते बुझ गई। फिर बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा दिल कठोर होता जा रहा है? तुम्हारा हर समय मौन रहना, किसी चिंता में डूबे रहना, हंसने बोलने से कतराना, ऐसा जान पड़ता है जैसे तुम किसी बोझ तले दबी जा रही हो। अब यह बोझ उतर जाएगा। वह जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली। कैसे? क्योंकि यह बोझ तुम्हारी बीमारी का था। उसकी यह प्यारी बात सुनकर शेर सिंह ने एक ठहाका लगाया। तुलसी भी हंसने लगी और इस आज़ाद हंसी से रास्ते के पेड़ भी हंस पड़े, हवा भी हंसने लगी। अब वापस चलो, अचानक तुलसी ने घड़ी देखते हुए कहा। क्यों? मुझे शाम की ड्यूटी पर जाना है। देर हो गई तो मैट्रन की डांट सुननी पड़ेगी। डांट से पहले ही पहुंचा दूंगा, वचन रहा मेरा। एकाएक जीप गाड़ी के ब्रेक लगे और तुलसी एक झटके से आगे होकर अपनी सीट से चिपक गई। तब उसे अनुभव हुआ कि गाड़ी सड़क छोड़कर एक गांव की गलियों से गुजरकर एक चबूतरे के पास आ चुकी थी, जिसके गिर्द एक मेला सा लगा हुआ था और लोगों की भीड़ एक विशाल भवन की ओर बढ़ी जा रही थी। यह कहाँ ले आए मुझे? उसने शेर सिंह की मुस्कुराती आंखों में झांकते हुए कहा। शिरडी, साईं बाबा के दरबार में। साईं बाबा का मंदिर यहीं है क्या? उसने जल्दी से पूछा। हाँ यहीं, शेर सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा और भीड़ की ओर संकेत किया जो उसी मंदिर की ओर जा रही थी। हर नर नारी के हाथ में प्रसाद की थाली थी और आंखों में अगाध श्रद्धा। वह सब बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते जा रहे थे। तुलसी की बेचैनी का अनुमान लगाते हुए शेर सिंह ने कहा, याद है तुलसी, तुमने कहा था ना कि जब तुम्हारा हार्ट ठीक तरह से काम करने लगेगा तो तुम साईं बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाओगी। हाँ तो जाओ, तुम्हारी कामना पूरी हो गई। प्रसाद चढ़ाओ और बाबा का आशीर्वाद लो। अकेली नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। शेर सिंह झट जीप से उतर आया। फिर उसने तुलसी को सहारा देकर नीचे उतारा और दोनों मंदिर के बाहर लगी हुई दुकानों की ओर बढ़े, जहाँ से उन्हें फूल, प्रसाद और नारियल लेना था। तुलसी खुशी से थरथरा उठी थी। फिर मन में जरा सा डर भी था कि अगर बाबा ने उसका प्रसाद स्वीकार ना किया तो। इस विचार से उसे चक्कर सा आ गया। शेर सिंह ने झट सहारा देकर उसे संभाला और बोला, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, यूँ ही चक्कर सा आ गया था। जीप काफ़ी तेज़ चलाकर आया हूँ ना, इसलिए। आओ, तुम सामने महिलाओं की पंक्ति में खड़ी हो जाओ, प्रसाद मैं तैयार करवाता हूँ। थोड़ी देर में दोनों अलग अलग स्त्रियों और पुरुषों की पंक्तियों में चलते हुए प्रसाद की थालियाँ उठाए साईं बाबा के दरबार में जा पहुँचे। बाबा की सजी मूर्ति को देखते ही दोनों के मन का हर भय, हर भ्रम दूर हो गया। उनमें नई आकांक्षाएं उभरी, नया साहस जाग उठा। लगता था साईं बाबा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों। मूर्ति पर दृष्टि जमाए विभोर से वह आगे बढ़ते रहे। तभी बाबा की आरती समाप्त हो गई। साधकों का उत्साह बढ़ गया। घंटों की ध्वनि और ढोलक की थाप से वातावरण गूंज उठा। इस ध्वनि में आत्मा को मुग्ध करने की कोई ऐसी शक्ति थी कि लोग अपना सब कुछ बिखराकर बाबा ही के ध्यान में खो गए। आरती समाप्त होते ही बाबा के चरणों की ज्योति भीड़ के ऊपर एक शोले के समान लहराई। एक पुजारी ज्योति उठाए लोगों की पंक्ति के सामने से गुजर गया। तुलसी ने भी बाकी लोगों के समान आगे बढ़कर ज्योति की आरती उतारी और फिर पंक्ति के साथ आगे खिसकती हुई मूर्ति के बिल्कुल सामने पहुंचकर उसने प्रसाद वाली थाली साईं बाबा की मूर्ति के चरणों में बैठे पुजारी के आगे बढ़ा दी। पुजारी ने फूलमाला मूर्ति के गले में डालकर नारियल को फोड़कर उसका प्रसाद थाली में डाल दिया। तुलसी असीम श्रद्धा से साईं बाबा की प्रतिमा की ओर देखे जा रही थी। उनकी आंखों से फूटता प्रकाश और मुखाकृति की दैवीय आभा से प्रभावित होकर वह खिंची सी संगमरमर के चबूतर पर चढ़ गई और उनके चरणों में गिरकर उन पवित्र चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगी। इस समय उसे अजीब शांति अनुभव हो रही थी।
उसे लग रहा था जैसे साईं बाबा हाथ उठाकर साक्षात उसे आशीर्वाद दे रहे हों। जब वह मंदिर से लौटी तो शेर सिंह पहले ही से जीप में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा के चरणों में माथा टेकने से उसके माथे और बालों में सिंदूर भर गया था, लेकिन वह इससे अनभिज्ञ थी। शेर सिंह ने उसे हाथ का सहारा देकर जीप में बिठाया और एकटक उसे देखने लगा। सुनहरी धूप में सिंदूर भी निखर आया था। उसकी एकटक दृष्टि से कुछ झेंप कर तुलसी ने कहा, चलो जल्दी चलो, साईं बाबा ने शायद तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण कर दी है। हर मनोकामना कैसे? तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भर दिया है उन्होंने। क्या? तुलसी ने चौंक कर सामने लगे आईने में अपने चेहरे को देखा तो मांग और माथे का लगा सिंदूर देखकर झेंप गई, और जैसे ही उसने चुनरी से पहुँच डालने के लिए उसे हाथ उठाया, शेर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मत पहुँचो, साईं बाबा का आशीर्वाद है यह। लेकिन कुछ कहते कहते वह अचानक रुक गई। इससे पहले कि तुलसी शेर सिंह की आंखों की गहराई में छुपे भावों को पढ़ती, शेर सिंह ने वही सिंदूर अपने कृत्रिम हाथ से उसकी मांग में भर दिया, और वह एक हल्की सी चीख के साथ उसे देखती रह गई। अनायास ही उसकी सुंदर आंखों में खुशी के आंसू झलक आए, और जब प्रयत्न करने पर भी वह उन्हें बहने से न रोक सकी, उसने जल्दी से अपने चेहरे को उसी के सीने में छुपा लिया। उसके पलट कर तुलसी को यूँ अनुभव हुआ मानो शेर सिंह उसी के शरीर, उसी के जीवन, उसी की आत्मा का कोई भाग हो। शेर सिंह ने ड्यूटी टाइम से पहले ही तुलसी को अस्पताल के गेट पर उतार दिया। वह दूसरी नर्सों की नज़रों से बचती बचाती सीधी अपने हॉस्टल के कमरे की ओर भागी। इस समय प्रसन्नता से उसका अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा था। अपनी इस प्रसन्नता में वह किसी और को सम्मिलित नहीं करना चाहती थी। साईं बाबा के इस आशीर्वाद के बाद तो वह अपने अतीत को भी भुला बैठी थी। अपने कमरे में जाते जाते उसने हॉस्टल की दीवार में झांककर एक बार फिर उस जीप को देखा जिस पर शेर सिंह बैठा उससे दूर चला जा रहा था। प्रेम की इस तरंग में अपने कमरे में प्रवेश करते ही एक ही बचके के साथ ठिठक कर रुक गई। सामने कुर्सी पर मुक्ता बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखते ही तुलसी ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, दीदी आप? हाँ, तुमसे मिलने आई थी। मुन्ना तो ठीक है ना? उसने अनायास ही पूछ लिया। उसे भूल जाओ तुलसी, अब वह मेरा है। मुक्ता का यह रूखा सा उत्तर सुनकर तुलसी सहम गई और चोर दृष्टि से उसे यूं देखने लगी जैसे यह पूछकर उसने कोई भारी भूल कर दी हो। इस एहसास के दबे स्वर में उसने कहा, आई एम सॉरी दीदी, और हाथ में थामे पैकेट को खोलकर साईं बाबा का प्रसाद उसकी ओर बढ़ा दिया। शिरडी गई थी? जी, एक मनोकामना की थी, पूरी हो गई, प्रसाद चढ़ाने गई थी। कैसी कामना? शेर सिंह के स्वास्थ्य के लिए। अब वह बिल्कुल ठीक हो गया है। उसका नकली हाथ असली से भी अच्छा काम करता है। वह गाड़ी भी चला लेता है। आंटी ने उसे नौकरी दिलवाने का भी वचन दिया है। एक ही सांस में वह कहती चली गई और फिर अचानक यूँ रुक गई जैसे मुक्ता से उसे यह सब नहीं कहना चाहिए था। मुक्ता उसका भोलापन देखकर मुस्कुरा पड़ी और बोली, वह भी तुम्हारे साथ गया था? जी हाँ, आंटी कह रही थी कि बड़े अच्छे चरित्र का लड़का है। यह कहते हुए मुक्ता ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और फिर उसके बालों में लगी लाली को देखकर बोली, मांग में यह सिंदूर उसी ने भरा है क्या? तुलसी झट आंखें नीची करके दूसरी ओर देखने लगी। जब मुक्ता ने अपना प्रश्न दोहराया तो तुलसी ने संकोच से लाल होते हुए धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मुड़कर मुक्ता को यूँ देखने लगी जैसे पूछ रही हो, ऐसा करने से उसने कोई भूल तो नहीं की? तुमने अच्छा किया, बिना पुरुष के स्त्री अधूरी रहती है। लेकिन डरती हूँ दीदी, उसे मेरे पाप का कभी पता चल गया तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा। जीवन का हर भेद पुरुष को बताना क्या ज़रूरी है? लेकिन मैं उसको धोखा भी नहीं दे सकती दीदी। यह धोखा नहीं, त्याग है, प्रायश्चित है, जो तुम्हारी पति पूजा और प्रेम से तुम्हारे जीवन को हर पल हर घड़ी कुंदन बनाता चला जाएगा। नारी का जीवन तो धरती के समान है, जिसकी कोख में न जाने कितना लावा भरा रहता है, जिससे वह छिपाई रहती है और मुस्कुराकर फल फूल लुटाती रहती है। जरा सोचो तुलसी, अगर वह यह दहकता हुआ सारे का सारा लावा उगल दे तो क्या सारा विश्व भस्म होकर स्वाहा ना हो जाएगा? तुम्हें भी शेर सिंह की प्रसन्नता के लिए अपने भीतर के लावे को भीतर ही सोख लेना चाहिए। तुलसी कुछ नहीं बोली। सोचों के जाल ने उसे फिर घेरे में ले लिया और वह गहरी नज़रों से अपनी मालकिन को देखने लगी
जिसने उसको जीने की एक राह दिखाई थी। अभी वह असमंजस ही में डोल रही थी कि मुक्ता ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करना। कपड़ा लत्ता जेवर बर्तन और दहेज का सारा सामान मैं दूंगी। तुम्हारी माँ न सही दीदी तो है। तुलसी ने ओठ घबरा थरथराए। उसने मुक्ता को श्रद्धा भरी नज़रों से यूँ देखा जैसे वह उसकी दीदी या मालकिन ना हो, कोई देवी है, और अनायास उसके पाँव में गिरी ही थी कि मुक्ता ने झट उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। परंतु दूसरे ही क्षण भावुकता के धारे में बह जाने से पूर्व ही मुक्ता उससे अलग हो गई और अपनी भीगी पलकों को पोंछती हुई कमरे से बाहर चली गई। तुलसी एक अनोखा संतोष अनुभव करने लगी थी। मुक्ता की बातों को मन ही मन दोहराती वह अपनी यूनिफॉर्म निकालकर ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगी। आंटी के घर में लौटते ही मुक्ता की दृष्टि सबसे पहले मुन्ने के पालने पर पड़ी और वह ठिठक कर वहीं रुक गई। पालना खाली पड़ा था। उसने सोचा हो सकता है मुन्ना जाग पड़ा हो और नई आया उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई हो। यह विचार आते ही वह बाहर की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक उसे देखकर उसके पांव वहीं स्थिर होकर रह गए। कमरे के कोने में सिमोनाइड का एक बड़ा सा इम्पोर्टेड बैग खुला रखा था। बैग में से निकले कई बढ़िया इम्पोर्टेड खिलौने कालीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। यह इम्पोर्टेड चीज़ें देखकर उसे आश्चर्य हुआ। यह समझने में उसे देर नहीं लगी कि आंटी के यहाँ विदेश से कोई मेहमान आया है, लेकिन बच्चों के खिलौने लाने वाला यह कौन मेहमान हो सकता है। इससे पहले कि वह मेहमान के बारे में और कुछ सोचती, अचानक पीछे वाले बगीचे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वह झट उस ओर भागी। बगीचे में पहुंचते ही वह एक धचके से रुक गई। चंद क्षणों के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया। यह विदेशी मेहमान कोई और नहीं था, उसका अपना रजत था, जो शायद अभी थोड़ी देर पहले ही अमेरिका से लौटकर सीधा वहां चला आया था। रजत को अचानक देखकर वह सकते में खड़ी रह गई, सांसें जैसे बंद हो गई हों। मुन्ना रजत की बाहों में मचल मचल कर रोए जा रहा था और रजत बड़ी मुश्किल से उसे संभाले हुए पुचकार कर चुप कराने का प्रयत्न कर रहा था। फिर अचानक मुक्ता की दृष्टि पड़ते ही चंद क्षणों के लिए वह मौन और स्थिर खड़ा उसे देखता रहा। फिर धीरे से कांपते शब्दों में बोला, मैं आ गया हूँ मुक्ता। मुक्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया और लपक कर रोते हुए मुन्ने को उसके हाथों से ले लिया। मुन्ना मुक्ता के सीने से लगते ही चुप हो गया और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के दिलों में घावों का तूफान सा उमड़ा हुआ था और वह उस भंवर में भीतर ही भीतर डूबते जा रहे थे। इन चंद क्षणों में न जाने वह अतीत की कितनी राहों से गुजर गए और फिर अचानक ही रजत के सीने का लावा फट पड़ा। मैं बाप बन गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, रजत ने भावुकता से भर्राई आवाज़ में कहा। आपको इसका अवसर ही कहाँ दिया गया था, मुक्ता ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी उस मूर्खता को अब तुम नहीं भूली मुक्ता? प्रयत्न कर रही हूँ, भगवान के लिए मुझे और शर्मिंदा मत करो, उसने घायल मन से कहा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने अपनी भूल की सज़ा तुम्हें दी। इस बीच में तुम और पर क्या क्या बीती होगी मैं सब समझता हूँ मुक्ता, लेकिन अगर तुम मेरे दिल को कुरेद कर देखोगी तो तुम्हें उसमें कहीं अधिक घाव और पीड़ा मिलेगी। तुम्हें खोकर यही संवेदना मैंने पाई है। अचानक रजत ने साहस बटोरकर अपना हाथ मुक्ता की ओर बढ़ा दिया। मुक्ता का हाथ भी धीरे से उसकी ओर बढ़ा। रजत ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। मुक्ता का शीतल हाथ रजत के हाथ में आते ही जैसे पिघल गया। भावों की तीव्रता से दोनों की आंखें छलक पड़ीं और फिर वह दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोनों के ओठों पर मुस्कुराहट थी और आंखें बरस रही थीं। दिल अनियंत्रित हुए जा रहे थे। मुक्ता ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मुझे विश्वास था तुम जरूर लौट आओगे। वह शीघ्र ही आपसे तुम पर आई। अब तुम्हारा वियोग पल भर भी मुझे सहन नहीं मुक्ता, और मैं ही कब तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। तो चलो तैयारी करो। कहाँ चलने की? बम्बई अपने घर? तो क्या आंटी का यह घर पराया है? अचानक ही सुमित्रा देवी की कड़कदार आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया और वह दोनों एक दूसरे से अलग होकर उन्हें देखने लगे। आंटी मुन्ने के लिए दूध की बोतल लिए उनके सामने खड़ी थीं। दोनों उन्हें देखकर झेंप गए। सुमित्रा देवी ने बढ़कर मुन्ने को अपने हाथों में ले लिया और उसके मुंह से बोतल की चूसनी देती हुई बोली, इतनी जल्दी पति के छल में आ गई? नहीं आंटी,
आपकी आज्ञा के बिना भला हम कोई कदम उठा सकते हैं। रजत ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उन्हें देखा और फिर पत्नी की ओर पलटकर बोला, क्यों मुक्ता? हाँ आंटी, जैसी आज्ञा आप दें। रजत को काम पर जाना है तो जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस नन्हे बच्चे के साथ अभी मुंबई नहीं जाने दूंगी। तो फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? अकेला पड़ा रहूँगा यहीं आंटी के घर। बैठे बैठे बोर होने लगोगे। आर्टिस्ट हूँ, कला की प्रेरणा तो हर जगह मिल जाएगी। और फिर अब मैं अकेला थोड़े ही हूँ। मेरा मुन्ना जो है मेरा मन बहलाने के लिए, समझी? तो जनाब पत्नी के लिए नहीं, अपने मुन्ने के लिए आए हैं। नहीं आंटी, दोनों के लिए, रजत ने कुछ गड़बड़ाकर कहा। सुमित्रा देवी उसकी बौखलाहट पर हंस पड़ी और मुन्ने को लेकर अंदर चली गईं। रजत ने पलटकर जब मुक्ता की ओर देखा तो वह भी मुस्कुरा रही थी। रजत ने उसे कंधे से पकड़कर खींचा और बेडरूम की ओर ले गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने सामने दीवार पर लगी अपनी बनाई उस पेंटिंग को देखा जो वह अमेरिका जाने से पहले मुक्ता की शादी की सालगिरह पर उपहार के रूप में दे गया था। अब तक अपने सारे बनाए चित्रों में यह चित्र उसको सबसे महान कलाकृति लग रहा था। चित्र से दृष्टि हटाकर उसने अर्थपूर्ण ढंग से मुक्ता की ओर देखा और पूछा, पसंद आया था यह सालगिरह का उपहार? बुरा नहीं था, मुक्ता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। लगता है कोई कमी रह गई है चित्र में। नहीं तो? हाँ हाँ, साफ साफ कहो। मैं अपनी कला को, हर आलोचना को खुले मन से सुनता हूँ। वास्तव में इस उपहार से पहले ही तुमने मुझे इतना सुंदर उपहार दे दिया था कि मैं इस महान कलाकृति को ठीक प्रकार से सराह भी ना सकी। कौन सा उपहार? एक प्यारा सुंदर बच्चा। मुक्ता की आंखों में झलकते प्यार को देखकर रजत का मन खिल उठा। उसने फिर उसे लिपटाकर भींच लिया। रात देर तक दोनों बैठे बातें करते रहे। मुन्ना आज आंटी के कमरे में सो गया था और पति पत्नी दोनों की पूरी आज़ादी थी। रजत की बातें समाप्त होने ही में नहीं आती थीं। उसने व्यवसाय, शीतल से पार्टनरशिप, अपनी अमेरिका यात्रा, वहाँ घटी दुर्घटना और शीतल के सेवाभाव, फिर ढा और द्वेष के बारे में सारे किस्से दोहरा दिए। मुक्ता चुपचाप सुनती रही। अब रजत विस्तार से सबको सुनाकर चुप हो गया तो मुक्ता ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? खूब तो तुम मुझे बना रही हो, नहीं तो मुझसे तो अच्छा बुरा सब कुछ उगलवा लिया और अपने बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। क्या यही कि तुम पर क्या बीती, कैसे जीवन कटा है? कुछ रोते कुछ सोते, मगर रातों की नींदें तो उड़ी रहीं। मुन्ने के आने के बाद भी वह रात भर सोने कहाँ देता है। तुमसे भी बढ़कर नटखट है। रजत ने इस बात पर जोर से ठहाका लगाया। फिर थोड़ी देर रुककर गंभीर होकर बोला, घबराओ नहीं, अब जी भरकर सो लेना। वह कैसे? मुन्ने को का ध्यान मैं रखूँगा। और तुम्हारा? तुम? उसने तुम पर बल देते हुए कहा और पत्नी को अपने निकट खींचा तो वह स्वयं उसके पास आ गई और बिस्तर पर लेटकर उसके रेशमी कुर्ते के बटनों से खेलने लगी। पति पत्नी का प्रेम फिर से उमड़ आया। क्या पापा जानते हैं कि मैं बाप बन गया हूँ? रजत ने अचानक पूछा। और वह यह भी जानते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ होकर अमेरिका चला गया था? नहीं। तो तुमने उन्हें कुछ नहीं लिखा? केवल इतना कि किसी विशेष काम से अमेरिका गया हुआ है। तो तुम उनके पास दिल्ली क्यों न चली गई? डर था कहीं भूल चूक में दिल की बात जुबान पर ना आ जाए। उन्हें दुख देना उचित नहीं समझा, इसलिए यहाँ आंटी के पास चली आई। पत्नी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए स्थिर बना वह उसे देखता रहा। फिर बोला, तो एक काम करें, क्यों ना अब जाकर कुछ दिन पापा के पास रह आएं? वह स्वयं यहाँ आ रहे हैं। कब? दिसंबर के अंत में, मुन्ने को देखने। रीमा और दीदी भी साथ होंगी। तब तो इस अवसर पर एक शानदार सभा का प्रबंध होना चाहिए। वह तो होगा ही। सोचती हूँ क्यों ना मुन्ने का नामकरण भी उसी समय हो जाए। क्या नाम सोचा है तुमने? वही जो हम दोनों ने शिमला में सोचा था। क्या? तुमने कहा था लड़की होगी तो उसका नाम मीनाक्षी रखेंगे। हाँ, और तुमने कहा था कि लड़का हुआ तो उसका नाम राकेश रखोगी। तो अब क्या विचार है? तुम जीत गई, सो मुन्ना राकेश ही कहलाएगा, लेकिन मैं उसे रिक्की कहकर पुकारूंगा। क्यों? मुझे छोटे नाम अच्छे लगते हैं, पर मैं उसे राकेश कुमार रजत कहकर बुलाऊंगी। इतना बड़ा नाम? मुझे लंबे और बड़े नाम प्रिय लगते हैं। नहीं नहीं, कहते हुए उसने अपनी उंगली उसके ओठों पर रख दी। फिर बहस आरंभ। ओ सॉरी। नहीं रजत,
तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारी यह हट ही तो है जिसे मैं प्यार करती हूँ। और इससे पहले कि वह उसके कोमल ओठों पर से अपनी उंगली हटाता, मुक्ता ने उसे चूमकर प्यार से काट लिया और अपने चेहरे को उसके सीने में छिपा लिया। आज सुमित्रा आंटी के घर पर रजत और मुक्ता के बच्चे के नामकरण का एक शानदार पार्टी का आयोजन था। पार्टी में मुक्ता के पापा, दीदी और रीमा विशेष रूप से दिल्ली से आए हुए थे। बहुत सारे स्थानीय प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे। कपूर और सिंह बम्बई से आए थे। मुक्ता खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पति पत्नी दोनों मेहमानों के स्वागत और उनकी देखभाल में लगे हुए थे और बच्चे के लिए आशीर्वाद तथा उपहार ले रहे थे। आंटी की कोठी दुल्हन के समान सजी हुई थी और मेहमानों की चहल पहल से स्वर्ग बनी हुई थी। अधिक देर तक नन्हा बच्चा इस भीड़भाड़ और प्यार दुलार को सहन न कर सका तो रोने लगा। रीमा उसे उठाकर अंदर ले गई। उसी समय सिंह ने हाथ में थामे विस्की के गिलास की एक चुस्की ली और गिलास को रजत की ओर बढ़ाता हुआ बोला, क्यों यार, कैसी रही? तुमने तो मेरा कायाकल्प कर दिया दोस्त, मेरे जीवन में एक नया मोड़ दे दिया। रजत ने उसके गिलास से एक घूंट लेते हुए कहा और दोनों हंस पड़े। शीतल की नई चाल जानते हो क्या? उसने अमेरिका में जोन्स से शादी कर ली है। शादी की खबर सुनते ही रजत को हल्का सा धक्का लगा। फिर जरा सा मुस्कुराकर वह कहते हुए आगे बढ़ गया, मे गॉड ब्लेस हर। आंटी की कोठी रंग बिरंगे बल्बों से प्रकाशमान थी। कोठी के लॉन में बजते हुए मिलिट्री के बैंड की धुन ने वातावरण में रस घोल रखा था और विस्की का एक एक पैक गले में उतरने के बाद सर्वत्र ठहाके फूट रहे थे। कोठी के बीच वाले कर्नल बख्शी के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की में तुलसी अकेली खड़ी दूर से यह दृश्य देख रही थी। शेर सिंह कर्नल बख्शी के यहाँ ही नौकर हो गया था। तुलसी शादी के बाद हॉस्टल छोड़कर वहीं उसके साथ रहने लगी थी। शेर सिंह आज छुट्टी लेकर आंटी के मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। सुमित्रा देवी की कोठी और कर्नल बख्शी के बंगले के बीच खींची हुई झाड़ियों की बाड़ आज तुलसी के लिए एक लक्ष्मण रेखा सी बन गई थी। एक ऐसी रेखा जो भाग्य के कठोर हाथ से उसकी ममता और उसके बच्चे के बीच खींचती हो। वह रेखा जिसे वह पार न कर सकती हो। माँ होते हुए भी अपने जाए बच्चे की खुशी में सम्मिलित होने का उसे अधिकार नहीं था। उसे सीने से लगाकर वह प्यार तक नहीं कर सकती थी। और फिर ऐसे समय में जब रजत भी वहाँ हो, वह उस ओर कदम भी नहीं उठा सकती थी। अपनी इस मजबूरी और बेबसी का एहसास करके उसके दिल में एक तेज नश्तर सा उतर गया। बच्चे की याद में वह बस तड़प कर रह गई। न जाने किस भावाधीन आज उसने अपना बढ़िया गुलाबी दुल्हन वाला जोड़ा पहन लिया था। गले में सोने की जंजीर, हाथों में जड़ाऊ कंगन, पैरों में चांदी की पायल और कानों में सोने के झुमके। यह सारे कपड़े और गहने मुक्ता ने उसे दिए थे। उसके उपकारों तले वह दबी हुई थी। इस समय अचानक ही उसका जी चाहा कि वह यह सारे कपड़े गहने उतार कर मुक्ता को लौटा दे। इन सामाजिक बंधनों को त्याग कर इस लक्ष्मण रेखा को एक ही उछाल में फलांग जाए और जाकर अपने बच्चे को सीने से लगा ले। उसके सामने फिर दुनिया, समाज का वह भारी भयानक राक्षस सरीखा पत्थर आ गया, जिसके नीचे नारी की बहुत सारी इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बस दबी कुचली रह जाती हैं और वह बरबस आंसू बहाकर चुप हो जाती है। खट से क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और वह चौंक पड़ी। फिर झट संभलकर मुड़कर देखा। शेर सिंह अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथों में एक रम की बोतल थी और डिब्बा। बोतल शेर सिंह ने अलमारी में रख दी और डिब्बा तुलसी के आगर पास लाकर खोलते हुए बोला, लो, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे ये केक पेस्ट्री कहाँ से उठा लाए? उठा नहीं लाया, रजत साहब ने दिया है। बेटे का नाम रखा है ना, इसलिए। यह कहते हुए उसने केक का एक टुकड़ा तुलसी के मुंह में ठूंस दिया। क्या नाम रखा है बच्चे का? तुलसी ने केक खाते हुए उत्कंठा से पूछा। राकेश। बहुत प्यारा नाम है। बच्चा भी तो बहुत भोला और प्यारा है, शेर सिंह ने तुलसी की आंखों में झांकते हुए कहा। तुम जैसा। न जाने शेर सिंह के मुंह से अनायास ही यह शब्द कैसे निकल गए, जिन्हें सुनकर तुलसी घबरा सी गई और उसने झट निगाहों को झुका लिया। शेर सिंह ने केक का दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में डाला और तुलसी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, घबरा नहीं तुलसी, अपना भी पहला बेटा ही होगा। धत। तुलसी संभलकर जरा सी मुस्कुराई। अरे शर्मा नहीं, यह तो हमारी वंशों की पुरखों से चली आ रही परंपरा है।
पिछली 4 पीढ़ियों में तो पहला बच्चा लड़का ही हुआ है। क्या नाम रखोगे उसका? तुलसी ने कुछ चंचलता से पूछा। हाथी सिंह। शेर सिंह ने बिछुआ अलमारी में रख दिया और वहाँ से रम की बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोलते हुए कहा, अरे यह भी कोई नाम हुआ? तुलसी भारी भरकम हाथी की कल्पना करके हंस पड़ी। अपने घरों में तो ऐसे ही नाम चलते हैं, शेर सिंह, चीता सिंह, हाथी सिंह। कैसा शौर्य टपकता है नाम ही से, शेर सिंह ने सीना तानकर कहा। मैं ऐसा नाम नहीं रखूंगी, जानवरों जैसा। तो फिर क्या नाम रखोगी? उसने रम की बोतल मुंह से लगाकर 2 घूंट अंदर उतारते हुए कहा। पहले शेर के बच्चे को आने तो दो, फिर सोच लेंगे। तो तुम सोचो, मैं चला ड्यूटी पर। कब लौटोगे? पार्टी समाप्त हो जाने के बाद। पार्टी में अधिक मत पी लेना। क्यों? आज मिलकर खाना खाएंगे, समझे? शेर सिंह ने जाते जाते तुलसी के गाल पर चुटकी ली और मुंह से सीटी बजाता हुआ घर से बाहर निकल गया। तुलसी कुछ देर खड़ी उसकी सीटी की आवाज़ सुनती रही और उसे जाती देखती रही। आज शेर सिंह बड़े खुश मूड में था। शेर सिंह के चले जाने के बाद तुलसी फिर उदास हो गई। कल्पना में उसका नन्हा बच्चा उभर आया। उसे लगा जैसे नन्हा मुन्ना राकेश ठुमक कर उसकी गोद में आ गया है और माँ का दूध पीने के लिए उसके सीने पर मचल रहा है। तभी उसने अनुभव किया जैसे उसकी चोली भीग गई हो। उसने घबराकर चोली की ओर देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ममता की टीस से वह तड़प उठी और अपने दिल को दोनों हाथों में दबाए बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। रोने से जी हल्का हुआ और फिर उठकर खिड़की के पास आ गई, जहाँ से सुमित्रा आंटी की कोठी के लॉन में चल रही पार्टी का दृश्य देखा जा सकता था। नाच गाने और हंसी के ठहाकों से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। यह सारी खुशी उसके बच्चे के लिए मनाई जा रही थी। वह बच्चा जिसे दुनिया भर का अपमान सहकर उसने जन्म दिया, किंतु अभी तक गोद में उसे नहीं लिया, प्यार नहीं किया। 2-1 बार दूर से उसकी झलक मात्र देखी। आज वह कितना सुंदर लग रहा होगा, एक नन्हा सा देवता, छोटा सा राजकुमार। फिर वह सोचने लगी, अगर वह बच्चा उसी की गोद में रहता तो यह सब उसे कहाँ मिलता। बच्चे के भाग्य ने उसे सुरक्षित स्थान पर इस ऊंचे घराने में पहुंचा दिया है, जहां उसे माँ का स्नेह भी मिलता है और सुख सुविधा भी। इस विचार से उसकी को काफ़ी संतोष मिला। आंटी की कोठी से आती हुई आवाज़ें उसे बड़ी भली लगने लगीं, जैसे उसके घावों पर कोई मरहम रख रहा हो। न जाने अचानक तुलसी को क्या सूझी कि वह क्वार्टर से निकलकर झाड़ियों की बाड़ के पास आ खड़ी हुई, जहां अंधेरा था। इस अंधेरे में खड़े उसे तो कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वह वहां से पार्टी की पूरी रंगीनियों को भली भांति देख सकती थी। उसकी निगाहें लॉन, बरामदे और हॉल में न जाने कितने ही कदमों को थिरकते हुए देख रही थीं। सर्वत्र जैसे उल्लास का तूफान सा उमड़ आया हो। यह दृश्य देखते देखते वह भूल गई कि उसे अपने बच्चे की खुशियों में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं था। वह अपने आप को उस महफिल का एक भाग समझने लगी। मुक्ता मेम साहब, आंटी, आश्रम के अन्य कर्मचारी और जाने कितने ही जाने पहचाने लोगों के चेहरे एक फिल्म समान उसकी आंखों के सामने से गुजरते गए और फिर अचानक ही उसकी दृष्टि रजत पर पड़ी। रजत! इतने समय बाद आज उसे दोबारा रजत को देखा था। रजत जो उससे नन्हे बच्चे का पिता था। तुलसी एक धक्के से पीछे हट गई, दांतों के नीचे आकर उसके ओठ काट लिए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और ध्यान से उसे देखने लगी। अपने बच्चे को गोद में उठाए वह बाहर चला जा रहा था। गौरव से उसका सिर तना हुआ था और खुशी से जैसे उसके गालों से गुलाल झलक रहा हो। उसके अत्यंत हर्ष को देखकर तुलसी सोचने लगी, काश उसे मालूम होता कि उसके दिल में जलते हुए खुशियों के यह चिराग किसी बेबस के मज़ार के दिए हैं। एकाएक उसने अपनी विचारधारा को बदला और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को देखने लगी, जो रजत की बाहों में खुशी से ठुमक रहा था। लाल रंग का स्वेटर, जुराबें और टोपी पहने वह शराब के नशे से भूत बने उन लोगों में एक नन्हा देवता लग रहा था। उसे देखते ही तुलसी फूल के समान खिल उठी। एक साथ सैकड़ों दिए उसकी आंखों में जल उठे। उसका बच्चा सबकी आंखों का केंद्र बिंदु बना हुआ था। हर आदमी उसे बारी बारी बाहों में लेकर संगीत की धुन पर नाच रहा था, उसे हवा में उछाल रहा था और नन्हा राकेश इस खेल पर किलकारियां मार रहा था। उसकी यह मधुर किलकारियां तुलसी के हृदय में एक मीठी चुभन सी
उत्पन्न कर रही थीं। उसका मन चाहा कि मुन्ना इसी प्रकार किलकारियाँ मारता रहे और उसके हृदय में यही मीठी चुभन होती रहे। माँ बेटे का यही संबंध बना रहे, अनंत काल तक बना रहे। यूं ही हंसते खेलते मुन्ना बड़ा हो जाए और वह बूढ़ी हो जाए। तुलसी ने विभोर होकर आंखें बंद कर लीं। मन ही मन ममता की टीस का आनंद अनुभव करने लगी। एकाएक कई चीखें एक साथ उभरीं और कल्पना में खोई तुलसी ने घबराकर आंखें खोल दीं। हवा में उछालते उछालते किसी मेहमान के हाथ से छूटकर बच्चा फर्श पर गिर पड़ा था और चीख पुकार के साथ एक कोलाहल समझ गया। कई लोग एक साथ बच्चे को उठाने के लिए लपके। फर्श पर गिरते ही बच्चा लुढ़ककर लॉन में चला आया था। बच्चा जब रजत के हाथों में आया तो वह बेहोश हो चुका था। उसकी यह दशा देखकर मुक्ता पागल सी हो गई। रजत उसे उठाए हुए जल्दी से कमरे में ले गया। मुक्ता, आंटी और रीमा और कई और लोग उसके पीछे उधर लपके। बेड का संगीत बंद हो गया था। आंटी ने बहुत सारे लोगों को अंदर आते देखा तो उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस घटना ने सारी खुशी पर जैसे कौतूहल भरे मौन की घनी परछाई सी डाल दी। हल्का फुल्का वातावरण बोझिल सा हो गया था। यह दृश्य देखकर तुलसी के दिल से एक पीड़ा कराह उठी। वह ममता की कराह थी जिससे शायद प्रकृति भी हिल गई हो। लेकिन यहाँ इस समय उसकी कराह, उसके दुख को कौन समझ सकता था। उसे लगा जैसे मन्ने को स्वयं उसी की नज़र लग गई थी। थोड़ी देर के लिए वह सकते में खड़ी जैसे शून्य में घुरती रही। वह सोच समझ की सारी शक्ति खो बैठी थी और गुमसुम भीड़ को देखे जा रही थी। उसके मस्तिष्क में मुन्ने की वह चीख गूंजे जा रही थी जो फर्श पर गिरते ही उसके गले से निकली थी और फिर वह चुप हो गया था। फिर उसे पता भी नहीं चला कब उसके पांव उठे, कब झाड़ियों की लक्ष्मण रेखा को पार करके वह सुमित्रा देवी की कोठी में दाखिल हो गई। अनजाने ही ममता के प्रबल भावाधीन वह इस लक्ष्मण रेखा को पार कर गई थी और एकाएक जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को इस कोठी के बरामदे में खड़े पाया। लोगों को घबराहट में देखकर उसका कौतूहल बढ़ गया और वह बच्चे की हालत जानने के लिए व्याकुल हो उठी। लेकिन पूछती भी किससे। वह पीड़ा और बेचैनी से भीतर ही भीतर तड़पे जा रही थी कि शेर सिंह की जीप तेजी से फाटक में से अंदर दाखिल हुई और सब पलटकर उधर देखने लगे। शेर सिंह बड़े डॉक्टर को ले आया था। वह डॉक्टर का बैग थामे भीड़ को हटाता उसके साथ ही अंदर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद लोग बाहर ही चुपचाप खड़े होकर बेचैनी से डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण के नतीजे को जानने के लिए उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। तुलसी चुपचाप एक स्तंभ की ओट में खड़ी हॉल में खुलने वाले उस दरवाजे को देखे जा रही थी जहां से शेर सिंह डॉक्टर को लेकर अंदर आया था। डॉक्टर ने अंदर आते ही उन सब लोगों को बाहर भिजवा दिया। सारे मेहमान मुक्ता और रजत के गिर्द एकत्र होकर उन्हें सांत्वना देने लगे। मुक्ता की आंखों से तो आंसुओं की बाढ़ फूट रही थी। उसके पापा भी निढाल होकर एक कोने में बैठ गए थे। आंटी ने रीमा को उनका ध्यान रखने की ताकीद कर दी। उसी समय डॉक्टर ने अचानक बाहर आकर सुमित्रा देवी से कुछ बर्फ़ मंगवाने को कहा और सुमित्रा देवी फ्रिज की ओर लपकी। रजत ने डॉक्टर के पास आकर बड़ी बेचैनी से पूछा, कैसा है मेरा रिक्की? डॉक्टर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चोट अति गहरी तो नहीं, हो भी सकती है, अभी तक तो बेहोशी है। डॉक्टर, रजत के गले में जैसे गोला सा अटक गया हो। प्लीज़ धीरज, डॉक्टर ने कहा और आंटी से बर्फ़ की ट्रे लेकर अंदर जाने लगा। फिर क्षण भर रुककर भीड़ में खड़े एक और डॉक्टर को देखकर उसे भीतर आने का संकेत करके उसके साथ अंदर आ गया। सुमित्रा देवी ने भीतर जाना चाहा परंतु डॉक्टर ने नम्रता से उन्हें मनाही कर दी। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खुला और बड़ा डॉक्टर कमरे से बाहर निकल आया। उसे देखते ही लोगों में हलचल सी मच गई और सब उसके निकट चले आए। स्तंभ के पीछे से तुलसी भी धीरे से चलकर सबके पीछे आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर को मौन देखकर मुक्ता ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा, मेरा राकेश होश में आ गया डॉक्टर? नहीं, अभी नहीं। कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर? होश में आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इंजेक्शन दे दिए हैं। कब तक होश में आएगा मेरा मुन्ना? 2-3 घंटे तक होश में आ जाना चाहिए। अभी खतरा टला नहीं। अगर उसे होश ना आया डॉक्टर, तो कहते कहते वह कांपने लगी। रजत ने उसे सहारा दिया और स्वयं वही प्रश्न दोहराया। हाँ डॉक्टर, अगर उसे होश ना आया तो तुरंत उसके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आई सस्पेक्ट ब्रेन हैमरेज। क्या ऑपरेशन? इस छोटे बच्चे का ऑपरेशन? आई एम सॉरी रजत,
और कोई उपाय नहीं उस सूरत में। प्रार्थना करो उसे शीघ्र होश आ जाए। तभी दिलों को थर्रा देने वाली अंतर से उठी एक चीख उभरी और दूसरे ही क्षण तुलसी भीड़ को चीर कर डॉक्टर के सामने चली आई। नहीं डॉक्टर, वह चीख चीख कर कहने लगी। नहीं डॉक्टर नहीं, मुन्ना जरूर होश में आ जाएगा। मेरे मुन्ने को कुछ नहीं होगा डॉक्टर। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। पाप मैंने किया है, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। वह मासूम तो निर्दोष है डॉक्टर, उसे भगवान सज़ा क्यों देगा? नहीं नहीं। बोलते बोलते तुलसी की गिग्गी बंद गई और वह पागलों की भांति बिना किसी से पूछे मुन्ने के कमरे में जाने लगी। डॉक्टर ने उसे लपक कर रोका और पीछे हटा दिया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रजत की समझ में कुछ नहीं आया। वह चकित सा खड़ा फटी फटी आंखों से तुलसी को देखे जा रहा था। उसे अपना मस्तिष्क सुन्न होता सा अनुभव हो रहा था। इससे पहले कि वह मुक्ता से उसके बारे में कुछ पूछता, तुलसी ने भड़कर उसका आंचल थाम लिया और प्रार्थना बड़े स्वर में गिड़गिड़ाकर बोली, मेम साहब, डॉक्टर से कहो मुझे मेरे बच्चे से मिलने दे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, कहीं की नहीं रहूँगी। और वह विलक विलक कर रोने लगी। तुलसी का रोना और उसके हृदय की पुकार सुनकर मुक्ता का दिल हिल गया। उसने कांपती नज़रों से पहले तुलसी को देखा, फिर मेहमानों को प्रश्नसूचक दृष्टि का सामना किया और डॉक्टर से बोली, जाने दीजिए इसे डॉक्टर साहब। कौन है यह पागल औरत? मुक्ता के पापा ने झल्लाकर पूछा। मुक्ता अपने पापा को कोई उत्तर न दे सकी तो सुमित्रा देवी ने बिना झिझक कहा, यह रिक्की की माँ है। रिक्की की माँ? एक साथ कई लोगों ने दोहराया और सब आश्चर्य से तुलसी को देखने लगे। लेकिन तुलसी ने किसी की परवाह नहीं की और पलकों पर आए कांपते आंसुओं को पोंछती हुई तेजी से हॉल में दाखिल हो गई। रजत और मुक्ता कुछ झेपे हुए से मेहमानों को यूं देखने लगे जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। सुमित्रा देवी ने मेहमानों को आश्चर्य में देखकर तथा रजत और मुक्ता की घबराहट देखकर बात स्पष्ट कर दी। वास्तव में यह बच्चा मुक्ता का नहीं, इस लड़की का है। मुक्ता ने इसे गोद ले लिया है। रजत, तुम तो कह रहे थे कि यह तुम्हारा अपना बच्चा है, कपूर ने अचानक रजत को संबोधित करते हुए कहा। गोद लिया बच्चा क्या अपना नहीं होता? सिंह ने उत्तर देकर कपूर की बात को वहीं समाप्त कर दिया और वह सब गंभीर होकर उस कमरे की ओर गए जहां तुलसी गई थी। अचानक मुक्ता ने शेर सिंह की ओर देखा, जो भीड़ से अलग चुपचाप एक खंबे से टेक लगाए खड़ा था और यह सब देख रहा था। मुक्ता से दृष्टि मिलते ही वह जैसे शर्म से पानी पानी हो गया। फिर वह पलटा और सिर झुकाए अपने क्वार्टर की ओर चल पड़ा। क्वार्टर पर पहुंचते ही शेर सिंह ने एक जोरदार ठोकर से दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही रम की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। उधर तुलसी पागलों की तरह अपने बच्चे को चूमे जा रही थी। उसका मुन्ना पहली बार उसकी गोद में आया था। शायद पहली बार उसे अपनी माँ की छाती का स्पर्श मिला था और वह ममता के अमृत से उसे नहलाई जा रही थी। अपनी गर्म सांसों से उसके कोमल बेहोश ठंडे पड़ते शरीर को सेंके जा रही थी। पास खड़े हुए डॉक्टर ने अचानक बच्चे के हाथ पैरों में जरा सी हरकत देखी और झट उसने अपना हाथ बच्चे की नाड़ी पर रख दिया। नाड़ी धीरे धीरे तेज होने लगी थी। उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वह भगवान के इस चमत्कार पर आश्चर्य ही कर रहा था कि मुन्ने ने आंखें खोल दी और धीरे से मुस्कुराकर फिर आंखें बंद कर ली, जैसे वह कोई सुहाना सुंदर सपना देखते देखते मुस्कुरा पड़ा हो। तुलसी यह देखकर खुशी से चिल्ला उठी, डॉक्टर डॉक्टर, मेरा बच्चा जिंदा है। डॉक्टर फिर बच्चे की जांच करने लगा और पूरा निरीक्षण करके बोला, ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर। तुलसी एकाएक खिल उठी। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने का संकेत किया और बैग में से एक शीशी निकालकर चंद बूंदें मुन्ने की जुबान पर टपका दी। रिक्की होश में आ चुका है, रिक्की खतरे से बाहर है। यह खबर सुनते ही मेहमानों के बुझे हुए चेहरे खुशी से चमक उठे और वह सब बच्चे को देखने के लिए व्याकुल हो गए। डॉक्टर ने केवल मुक्ता को अंदर आने की आज्ञा दी। रजत बड़ी बेचैनी से मेहमानों के साथ बाहर खड़ा चुपचाप इस अनोखी परिस्थिति पर विचार कर रहा था कि तुलसी कमरे से बाहर निकली। उसे देखकर एक बार फिर मौन छा गया। तुलसी ने किसी की ओर नहीं देखा और दृष्टि झुकाए हुए बाहर की ओर जाने लगी कि चलते चलते रजत के पास क्षण भर रुककर बोली, बाबूजी, मुझे क्षमा कर देना। और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई अपने क्वार्टर की ओर चली गई। मेहमान जा चुके थे। मुक्ता के पापा, रीमा और दीदी को भी सुमित्रा आंटी ने अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए भिजवा दिया था। बाहर दिसंबर की ठंडी हवाओं ने वातावरण में शीत के साथ एक भय सा भर दिया था।
इसी भय की छाया में मुक्ता और रजत अपने बेडरूम में अभी तक जाग रहे थे। रजत तकिए का सहारा लिए सिगरेट के कश खींच रहा था। मुक्ता कालीन पर बैठी साथ पड़ी खाट पर लेटे रिक्की के ओठों पर थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशे से वह दवाई टपका रही थी जिसकी ताकीद डॉक्टर कर गया था। बच्चा खतरे से तो निकल चुका था, लेकिन अभी सावधानी की आवश्यकता थी। डॉक्टर ने एक्सरे और संपूर्ण चेकअप के लिए बच्चे को 2 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कराने का परामर्श दिया था। कमरे में गहरी निस्तब्धता थी। क्या सोच रहे हो रजत? मुक्ता ने गहरे मौन को तोड़ा। सोच रहा हूँ तुम कितनी महान हो, उसने अधजले सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा। तुम प्यार के नहीं, पूजा के योग्य हो। मेरे लिए अपना प्यार ही रहने दो। पूजा की पात्र तो तुलसी है, जिसने अपनी गोद का चांद मेरे आंचल में डाल दिया और हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश फैला दिया। तुलसी का नाम सुनकर वह चुप हो गया। अपनी मानसिक दुविधा को समाप्त करने के लिए उसने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। मुक्ता चुपचाप उसके चेहरे के उसके मनोभावों को पढ़ती रही। लेकिन डरता हूँ मुक्ता, रजत अचानक ही कह उठा। किस बात से? अगर यह सब जानने के बाद शेर सिंह उसे ठुकरा दिया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। यह भी हो सकता है कि इस जीवन संघर्ष से तंग आकर वह आत्महत्या न कर ले। घबराओ नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगी। कैसे? उसे सहारा देकर मैंने उसे अपनी छोटी बहन बना लिया है। मुक्ता, रजत ने यूँ श्रद्धा से कहा जैसे वह उसकी महानता की था न पा रहा हो। रजत उसकी आंखों में झांककर देखने लगा और वह धीरे से मुस्कुरा पड़ी। बच्चा जरा सा फिर मिनमिनाया और मुक्ता ने उसके ओठों पर फिर से दवाई की मूंद टपका दी। बाहर साएं साएं हवा चल रही थी। फिर जैसे ही तेज हवाओं का जोर थोड़ा कम हुआ तो बादल की गरज के साथ बारिश के छींटे पड़ने लगे। रजत ने रजाई ओढ़ ली और उसे शीत से बचने और बच्चे को बचाने की ताकीद करके स्वयं सोने का प्रयत्न करने लगा। शेर सिंह जब से पार्टी से लौटा था, अपने क्वार्टर में बैठा रम पिए जा रहा था। तुलसी के आने तक उसने आधी बोतल समाप्त कर दी थी। नशे से उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरा तांबे के समान दमक रहा था। तुलसी के लौटाने पर वह इसी प्रकार निरंतर पीता रहा। उसने तुलसी से कुछ पूछा तक नहीं। वहाँ जो कुछ हुआ था शायद वह उसे स्वयं ही घोलकर पी जाना चाहता था। कुछ देर तुलसी ने उसके फट पड़ने की प्रतीक्षा थी, किंतु जब देर तक वह कुछ न बोला तो यह मौन उसके लिए असहनीय सा हो गया। तो समझ गई कि अब किसी मूल्य पर वह उसे अपनाने को तैयार नहीं होगा और अपना हृदय महसूस कर वह उसके घर से जाने की तैयारी करने लगी। शेर सिंह ने पीते पीते अचानक कनखियों से उसकी ओर देखा। तुलसी अपनी ज़रूरत के कपड़े एक छोटे से सूटकेस में जमा कर रख चुकी थी। फिर सूटकेस बंद करके धीरे से कदम उठाती हुई वह चुपचाप शेर सिंह के पास खड़ी हो गई। शेर सिंह ने निगाहें उठाकर हल्की सी उपेक्षा से उसके उतरे हुए चेहरे को देखा और फिर आंखें झुकाकर पीने लग गया। मैं जा रही हूँ, तुलसी की जुबान से सिसकती हुई आवाज़ निकली। कहाँ? शेर सिंह ने बिना उसकी ओर देखे हुए पूछा। हॉस्टल में। क्यों? मैं अब इस योग्य नहीं रही कि तुम्हारी पत्नी कहलाऊं। यह फैसला तुमने कैसे कर लिया? यह फैसला तो भाग्य ने किया है। यह पाप की गठरी तुम्हारे जीवन का बोझ बने, मेरे कारण तुम पर कोई उंगली उठाए, तुम दिन रात आग में जलते रहो, यह सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। शेरू, किस बात के लिए? मैंने अपना पाप छुपाकर तुमसे विश्वासघात किया है, तुम्हारे प्यार को धोखा दिया है, भरी सभा में तुम्हें अपमानित कर दिया। लेकिन शेर सिंह, अपने जिगर को इस आग में और मत फेंको। चाहो तो मुझे बड़ी से बड़ी सज़ा दे दो, फिर क्षमा कर दो और सदा के लिए भूल जाओ। गिड़गिड़ाकर वह रोती हुई शेर सिंह के कदमों में गिर पड़ी। शेर सिंह थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बैठे बैठे झुका, तुलसी को कंधों से पकड़कर उठाया और उसकी आंसुओं से भीगी आंखों में झांकने लगा। फिर भारी गंभीर आवाज़ में बोला, तू समझती है यह शराब मैं अपने जिगर को फूंकने के लिए पी रहा हूँ? नहीं पगली, मैं तो उस दुख को भगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो तेरी बदनामी होने से मुझे हुआ। फिर उसने मजबूती से तुलसी के दोनों हाथों को थाम लिया और बोला, दुख इस बात का नहीं कि तूने क्या किया, दुख तो इस बात का है कि तेरा भेद भरी सभा में खुल गया। शेरू, वह उसकी बात न समझते हुए कांपते ओठों से बोली, हाँ, यह भेद तो सुमित्रा देवी ने हमारी शादी से पहले ही मुझे बता दिया था।
मैंने सब कुछ जानते बूझते अपनी खुशी से तुमसे ब्याह किया। तुलसी को यूं लगा मानो उसके सामने बैठा शेर सिंह उसका पति नहीं, कोई देवता हो जिसे भगवान ने उसकी रक्षा के लिए भिजवा दिया हो। उसके ओंठ कुछ कहने के लिए थरथराए, लेकिन आवाज़ ने साथ नहीं दिया। बस आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर शेर सिंह धीरे से मुस्कुराया और प्यार से यूं उसके आंसू पोंछने लगा जैसे उसके मन में पत्नी के प्रति तनिक भी मैल ना हो, केवल सहानुभूति, प्यार और श्रद्धा हो। तुलसी एक चीख के साथ उससे लिपट गई। शेर सिंह धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाता हुआ यूं सांत्वना देने लगा जैसे वह कोई मासूम बच्ची हो। कहीं दूर पहाड़ों में बादलों की जोरदार गरज सुनाई दी और बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप धारण कर लिया। रात भर टूट टूट कर पानी बरसता रहा। सुबह बादल छिटके और धूप से वातावरण निखर गया। मुक्ता ने धीरे से शेर सिंह के किवाड़ पर दस्तक दी। जब देर तक अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो मुक्ता ने किवाड़ धकेला और आश्चर्य से वहीं खड़ी देखने लगी। शेर सिंह का क्वार्टर खाली पड़ा था। तभी बगीचे में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी ने मुक्ता को बताया कि वे दोनों अपने गांव चले गए हैं माँ से मिलने। तो मित्रों, ये उपन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को थोड़ा बढ़ाएं, लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। जल्द ही आपके सामने इसी तरह के और भी उपन्यास प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।